केज, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था बड़ा ही स्पेशल टाइप का ये मोटर है, रोटर है एक्चुअली। इसमें हमने देखा कि बहुत ही इजी वे में इसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। जो स्लॉट्स रोटर पे बनते हैं उन स्लॉट्स में हम लोग एल्युमिनियम के सॉलिड बार्स, रॉड्स प्लेस करते हैं। दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल। या डाई कास्टिंग टेक्निक हमने पढ़ी जिसमें कि मोल्टेन एल्युमिनियम या कॉपर में डिप कर देते हैं ताकि वो गर्म में, ताकि जब बाहर निकालें और जब वो ठंडा हो तो अपने आप सॉलिडिफाई होकर के स्लॉट्स में बैठ जाए, है ना। और उसके बाद दोनों ही साइड में उनको उसी मटेरियल से सॉर्ट कर देते हैं जो कि क्या कहलाता है, इंड रिंग्स। और हो गया कंस्ट्रक्शन। और लैमिनेशंस तो होते ही हैं, उन लैमिनेशंस को आपस में चिपका करके ही एक स्लॉट बनाया जाता है। हमने ये भी देखा कि जो स्लॉट्स हैं वो स्क्यूड होते हैं, मतलब शाफ्ट के पैरेलल में नहीं होते हैं, ताकि लॉकिंग को अवॉइड किया जाए और नॉइज को कम किया जाए। इसके अलावा जब हम इसकी वर्किंग पर आए तो वर्किंग में हमने देखा एक बड़ा ही रोचक बात कि जहां एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक 3 फेज बैलेंस्ड ईएमएफ अपने में इंड्यूस करता था और 3 फेज बैलेंस्ड करंट फ्लो कराता था, और उसके कारण रोटर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनता था। और वो मैग्नेटिक फील्ड जब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता था तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते थे, जिसके कारण रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव करने लगता था। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जितने स्लॉट्स हैं उतने फेज बन रहे हैं और हर एक कंडक्टर अपने आप में एक फेज है, और इस तरह से उतने सारे बैलेंस्ड पॉलीफेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जितने फेज, जितने स्लॉट्स उतने फेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और बैलेंस्ड उनसे करंट फ्लो हो रहा है। इंड रिंग्स है तो उससे करंट फ्लो हो रहा है और वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और फिर उसका और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल उसी तरह से इंटरेक्शन हो रहा है जैसे स्लिप रिंग में होता था, और मोटर मूव कर रहा है। तो बहुत ही चीप कंस्ट्रक्शन में हमें वही चीज मिल रही है जो स्लिप रिंग में मिल रही थी। लेकिन स्लिप रिंग का अपना एडवांटेज है कि उसमें उसके रोटर कंडक्टर्स में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव कर सकते हैं और स्पीड कंट्रोल को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी स्क्विरल केज नहीं देता है। लेकिन इसका अपना बेनिफिट है, सबका अपना अपना बेनिफिट है। ओके, अब आज हमको ये देखना है, जहां पर मैंने लास्ट क्लास को एंड किया, कि इसका एक और बड़ा ही रोचक एडवांटेज है स्क्विरल केज रोटर का, कि किसी भी पोल के स्टेटर में ये सेट कर जाएगा। जैसे हम लोग बिहारी हैं, किसी भी माहौल में सेट कर जाते हैं, उसी तरह से स्क्विरल केज रोटर है ना। किसी भी सिचुएशन में 2 पोल हो, 4 पोल हो, 6 पोल हो, 8 पोल हो, एडजस्ट कर जाएगा और ns के क्लोज स्पीड से मूव करने लगेगा। कैसे, हाउ? तो उसके लिए पहले ये समझते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अगर 2 पोल के लिए बाउंड है, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर अगर 2 पोल के लिए बाउंड है, और अगर उसको 4 पोल के स्टेटर में डाल दिया जाए तो क्या वो रोटेट करेगा? लेट्स सी। देखिए, मैंने यहां पर एक 2 पोल का स्टेटर लिया है। स्टेटर को हम नहीं दिखाए हैं, बस N और S दिखाए हैं, ठीक है। और रोटर भी 2 पोल के लिए बाउंडेड है। आप देख सकते हैं 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इसका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंगल सेम है। कॉइल स्पैन यहाँ R है, यहाँ R डैश है, जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये 2 पोल का है, यहाँ R है, इसका रिटर्न यहाँ से R डैश है, फिर Y है, इसका रिटर्न Y डैश है, B है, उसका रिटर्न B डैश है। तो ये 2 पोल की वाइंडिंग की गई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग यहां से इस रोटर को काटें, जस्ट प्रैक्टिकली, असली में मत काटने लगना, दैट इज
तो यहां से अगर हम इसको काटें और पीछे तक काटें कंप्लीट, और उसके बाद इसको इमेजिन यू आर बाहुबली एंड यू हैव जस्ट ट्विस्टेड इट, है ना, आपने इसको क्या किया, ऐसे ऐसे कर दिया, एक फ्लैट स्ट्रक्चर बन गया, है ना, फ्लैट चिपटा टाइप का, कुछ इस टाइप का। अगर हम इसको ऐसा बना लें, देखिए क्या हुआ, हमने इसको कट किया सिर्फ एक तरफ, इस तरफ नहीं, सिर्फ एक तरफ पूरा कट किया, और उसके बाद इसको ऐसे हमने क्या कहते हैं, इसको उनाड़ देना, क्या कहते हैं, इसको ऐसे करके पूरा ये कर दिए, है ना, हॉरिजॉन्टल। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप सामने से देखेंगे तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी ये बात की बात है। पहले अगर आप सामने से देखिएगा तो ये पूरा सामने आ गया, ये अभी इसके नजदीक है, लेकिन जब इसको पूरा ऐसे करेंगे तो ये सबसे दूर चला जाएगा और ये इधर सबसे पहले हो जाएगा। समझ रहे बात? ठीक है। और जब इसको आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। कंडक्टर का नाम हम दे ही दिए हैं, 2 डैश 1 3 डैश, ऐसे दिखाई देगा ना, सीधे कर देंगे तब 2 डैश 1 3 डैश, फिर 2, फिर 1 डैश, फिर 3। ओके। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल 6 स्लॉट हैं, 3 नॉर्थ पोल के अंदर में है, 3 साउथ पोल के अंदर में। तो 2 डैश 1 3 डैश ये तीनों नॉर्थ पोल के अंदर में है, और 2 1 डैश 3 ये तीनों साउथ पोल के अंदर में, ठीक है ना। नॉर्थ पोल को हम इस तरह से दिखाएं, साउथ पोल को इस तरह से दिखाएं, इसमें मत जाइए, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में नॉर्थ पोल के अंदर में है और ये तीनों साउथ पोल के अंदर में, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर ये रोटर नहीं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, रोटर तो स्थिर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड रोटर सपोज स्थिर है, और ये स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, रोटर स्थिर है, रोटर के कंडक्टर में फील्ड होगा। नॉर्थ पोल के अंदर वाले में कैसे होगा, डॉट की क्रॉस देख लीजिए, इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि राइट हैंड रूल लगाएंगे तो उसमें कंडक्टर का मूवमेंट दिखाना होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कंडक्टर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, कंडक्टर इधर जा रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ। तो ईएमएफ इंड्यूस बाहर की तरफ किसमें, इस तीनों में, तो 2 डैश 1 और 3 डैश बाहर की तरफ, 2 1 3। ओके। अब देखिए हम लोग को पता है कि 2 डैश पीछे, सॉरी, कि 2 डैश पूरा पीछे तक होगा वायर, है ना, पीछे तक गया होगा, मतलब ये 2 पीछे तक गया होगा और ये 2 डैश वहां से निकला होगा, है कि नहीं। तो ये पीछे तक है, ये भी पूरा पीछे तक है, ये भी सब पीछे तक है, और हमने इसको ऐसे स्ट्रेच करके और सामने ऐसे रख दिया। ओके, सामने से देखने पर ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमको पता है कि इसके पीछे भी है, इसके भी पीछे, इसके सबके पीछे। अब अगर आप इसको ऊपर से देखें, ऊपर से टॉप व्यू, आपको क्या दिखेगा, इस तरह से एक वायर है ना, इस तरह से एक, आप ऊपर से देख रहे हैं, आपको दिखेगा इस तरह से एक वायर है, फिर दूसरा है, उसके बगल में तीसरा है, चौथा है। सब ऊपर से देखने पर आपको सबसे राइट साइड में ये दिखाई देगा 2 डैश। तो ऊपर से जो दिखा उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दें, है ना, उसको सबसे राइट साइड में 2 डैश दिखा, उसको हम यहाँ पे, मतलब उसको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। जस्ट समझिए कि ऊपर से अगर वो देख रहा है, उसको दिख रहा है इस तरफ 2 डैश है, तो मैंने यहाँ पर इस तरफ 2 डैश लिख दिया, जो उसको दिख रहा है, ऐसे वायर्स रखे हुए हैं, है ना, 2 डैश 1 3 डैश 2 1 3 इस तरह से। तो जो इधर वाला है उसको मैंने वायर का नाम दे दिया है 2 डैश, फिर उसके बगल में 1 3 डैश 2 1 डैश 3। और हम लोगों को पता है कि 2 और 2 डैश कनेक्टेड होंगे आपस में, होंगे ना, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, 2 पीछे गया होगा, फिर आया होगा, आपको क्या कहते हैं उसको ओवरहैंग, फिर 2 डैश, तो 2 डैश और 2 आपस में कनेक्टेड है, 1 और 1 डैश आपस में कनेक्टेड है, 3 और 3 डैश आपस में कनेक्टेड है, करेक्ट। ओके। और 2 डैश में करंट जा रहा होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे निकल रहा होगा, और 2 में ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, है ना, 2
2 में अंदर, 2' से बाहर, इस तरह से। सिमिलरली 1 में भी ऐसे ऐसे, 3' में भी ऐसे ऐसे, और इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा और टॉर्क वगैरह लगेगा, जो भी होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 2 पोल स्टेटर पे हो और 2 पोल का रोटर वाइंडिंग किया जाए तो करंट वगैरह फ्लो होगा, सब कुछ ठीक होगा, गुड। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि इस रोटर को निकाल के, इस रोटर को यहां से निकालें, 2 पोल के मशीन से निकालें और 4 पोल के मशीन में जाके डाल दें। 2 पोल के मशीन से निकालें और 4 पोल के स्टेटर, जो 4 पोल के लिए बाउंडेड है स्टेटर, उसमें इसको डाल दें, ठीक है। तो और उसके स्टेटर पर अगर सप्लाई दे देंगे तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड 4 पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ। देखिए इस चीज को अगर रोटर और स्टेटर का पोल सेम ना हो तो उसके कारण क्यों नहीं टॉर्क लगता है, उसको हम एक और तरीका से बता चुके हैं डीसी मशीन में, आपस के रिपल्सन अट्रैक्शन से। लेकिन यहाँ पर इस तरीका से बता रहे हैं क्योंकि स्क्विरल केज की वर्किंग आपको इसी तरीके से समझ में आएगी कि किस तरह से वो पोल्स, कितने भी पोल का स्टेटर हो, अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है। तो देखिए ये 4 पोल का हो गया। अब ये चारों पोल जो है, पहले तो 2 पोल के बीच में ही ये 6 स्लॉट बढ़ता था, समझ रहे बात। 4 पोल कौन बनाया है, रोटर का नहीं है, ये स्टेटर का है। हमने ये 2 पोल के लिए जो वाउंड था रोटर, उसको 4 पोल वाले स्टेटर में डाल दिया, देखने के लिए वर्किंग क्यों नहीं होगी। और स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई दे दी, उसने अपने चारों पोल बना लिया। पहले 2 पोल था, प्रत्येक पोल 3-3 स्लॉट देख ले रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 पोल हो गया। तो अब इन 6 स्लॉट्स को ये चारों पोल आपस में बांटेंगे। वो कुछ इस तरह से हो सकता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3-3 में बटा ना, अब क्या है 4 पोल है, ठीक है। तो किस तरह से, कुछ इस तरह से हो सकता है, जितने दूर में इसका 2 साइकिल था उतने दूर में इसका 1 साइकिल, कुछ इस तरह। इसको हटा दें अगर तो थोड़ा सा देखने में अच्छा रहेगा। देखिए कुछ इस तरह से है ना, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा ताकि आपस में सबका, और ये आगे बढ़ेगा फिर एक दूसरे को चेंज, कुछ इस तरह से होगा, है ना। जितने देर में इसका 1 साइकिल हो रहा था, इतने देर में इसका 2 साइकिल होगा, फिर इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, 1 मिनट रुकिए, इसको हम एक और तरीका से समझाते हैं आपको। पहले 2 पोल था तो कुछ इस तरह से था, ठीक है। अब 4 पोल है, इसका मतलब इतने में ही 2 पोल होगा, इतने में ही 2 पोल होगा। तो अगर हम इसको ऐसे बांटे तो कुछ इस तरह से कर सकते, ठीक है, थोड़ा सा ये कुछ इस तरह से। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या है, अब यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ। अब ये डॉट क्रॉस इसमें से हटाइए क्योंकि अब चीजें चेंज होंगी। देखिए क्या है कि अभी भी ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, सब कुछ वही है। नॉर्थ पोल के अंदर में जो आता है उसमें डॉट होता है, साउथ पोल के अंदर में जो आता है उसमें क्रॉस होता है। अब देखिए 4 पोल के लिए क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें, जब हम लोग 2 पोल के रोटर को इसमें ले आएंगे तो क्या होगा। देखिए नॉर्थ पोल के अंदर में जो भी है उसमें तो डॉट होगा और साउथ पोल के अंदर में जो है उसमें क्रॉस होगा। अब देखिए ये सब आपस में कनेक्टेड है। 2' में डॉट, 2' में डॉट हो रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, गुड। या ईएमएफ इंड्यूस ही कहिए, करंट तो बाद में देखेंगे। ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से, तो मान लीजिए ऐसे प्लस माइनस, ठीक है, बाहर की तरफ। 1 में भी डॉट है तो मान लीजिए प्लस माइनस है, लेकिन 3 में क्रॉस हो गया, 3 में कुछ इस तरह से हो गया प्लस माइनस। 2 में फिर क्या है, डॉट है, तो 2 में भी क्या है, प्लस माइनस। 1 में डॉट, प्लस माइनस, 3 में क्रॉस, प्लस माइनस। अब आप जरा सोच के देखिए 2' और 2 में क्या कोई करंट फ्लो होगा, दोनों की पोलैरिटी सेम है ना। और
जैसे ये जिस जिस पोजीशन में 2 है उसी के जस्ट अपोजिट है, दोनों में वोल्टेज भी सेम होगा और पोलैरिटी भी सेम होगी, तो क्या दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। 1 और 1 डैश देख लीजिए, प्लस माइनस नहीं होगा। 3 और 3 डैश देख लीजिए, नीचे प्लस ऊपर माइनस। क्या ये 2 डैश और 2 यही दोनों ना आपस में कनेक्टेड है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 2 डैश का करंट 1 में चला जाए, 2 डैश और 2 आपस में कनेक्टेड है। तो ये तो कुछ इस तरह से है कि दो बैटरी है और ये भी ये भी 6 वोल्ट की, ये भी सपोज 6 वोल्ट की, क्या इससे करंट फ्लो होगा? नो, नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई a 2-pole wound slip ring induction rotor can't be used in a 4-pole wound stator, क्योंकि एक कॉइल के जो 2 कॉइल साइड हैं वो सेम पोल के अंदर में आ जाएंगे। एक कॉइल के जो 2 कॉइल साइड है, 1 और 1 डैश, 1 और 1 डैश, ये सेम पोल के अंदर में आ रहे हैं, नॉर्थ पोल के अंदर में आ रहे हैं या साउथ पोल के अंदर में आएंगे। और उस कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस दोनों में होगा, लेकिन पोलैरिटी चूंकि दोनों में सेम होगी इसलिए करंट नहीं फ्लो होगा, और करंट नहीं फ्लो होगा तो टॉर्क नहीं लगेगा। समझ रही बात? अब इस चीज को स्क्विरल केस कैसे दूर करता है, लेट्स सी। देखिए इस चीज को स्क्विरल केस कैसे दूर करता है। देखिए दो पोल का स्टेटर और 2 पोल का रोटर, लेकिन ये रोटर कैसा है? स्क्विरल केस, ऑल आर सॉर्टेड, सब सॉर्टेड, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर से वही बात, कट किया, ओपन किया, कुछ इस तरह का फॉर्म आया, ठीक है। अब देखिए फिर से वही बात, ये तीनों होंगे किसमें? ये तीनों किसमें होंगे? नॉर्थ पोल के अंदर में। ये तीनों किसमें होंगे? साउथ पोल के अंदर, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ पोल के अंदर में है तो इन तीनों में डॉट, इन तीनों में क्रॉस, ठीक है। यानी कि अगर 2 डैश में करंट इस तरह से है, 1 में करंट इस तरह से है, 3 डैश में करंट इस तरह से है, 2 में क्रॉस करंट इस तरह से, 1 डैश में इस तरह से, 3 में। कमाल की बात क्या है कि ऐसा, क्योंकि ये दोनों तरफ पूरी तरह से सॉर्टेड है, मतलब ये ऊपर से देखने पर कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, और साथ साथ ये भी है कि ये तीनों शॉर्ट है आपस में, है ना। ये सभी आपस में क्या है? सॉर्टेड है। समझा रहे बात? क्योंकि स्क्विरल केज है। अब क्या है कि ये 2 डैश ये सब सॉर्टेड है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 में जो करंट हो वो 2 डैश का ही हो, किसी का भी हो सकता है, या हो सकता है उन तीनों का कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन के अलावा भी कुछ का हो सकता है। किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि यहां पर कोई किसी का रिटर्न नहीं है। स्लिप रिंग में क्या था कि 2 का रिटर्न 2 डैश से ही होगा, 1 का रिटर्न 1 डैश से ही होगा, 3 का रिटर्न 3 डैश से ही होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बंधन नहीं है, सबको आपस में सॉर्ट कर दिया गया है ना, सब आपस में सॉर्टेड है। तो 2 डैश 1 सब सॉर्टेड है, तो 2 डैश का हो सकता है रिटर्न 1 डैश से हो रहा हो, 3 डैश का 2 से हो रहा हो, 1, किसी हमको उससे लेना ही नहीं है ना, कुछ लेना देना ही कुछ नहीं। सब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपना रिटर्न ढूंढ लेगा और करंट फ्लो हो जाएगा, और करंट फ्लो होगा तो टॉर्क लग जाएगा। सुनना नहीं बात? तो 2 पोल के लिए तो आपने देख लिया। अब देखते हैं 4 पोल के लिए। देखिए 4 पोल के लिए फिर से वही कहेंगे कि इसको मिटा देते हैं जरा, ठीक है। अब सेम इतने दूर में हमको 2 साइकिल करा लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। सेम हम सेम रखते हैं, जैसा पिछली बार था वैसा ही रखते हैं। आप लोग कहिए कि सर उस बार कुछ रखे, इस बार कुछ रखे। ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था और ये ऐसे था, जैसा हमको ध्यान में, ठीक है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो देखिए कि ये दोनों नॉर्थ पोल के अंदर में, ठीक है, तो इन दोनों में डॉट, ठीक है, इसमें क्रॉस,
डॉट, ठीक है, और ये क्या हो गया क्रॉस करंट। अब देखिए क्या है कि 2' में डॉट है, ठीक है, हम वोल्टेज के टर्म में ही लिखें डॉट, मान लो 1 में डॉट, 3 में क्रॉस, 2 में डॉट, 1 में डॉट, 3 में क्रॉस। अब देखिए कमाल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2' से करंट 2 का रिटर्न 2 से ही हो, किसी से भी रिटर्न कर सकता है जो अपोजिट पोलरिटी का है। बात समझ आ रही है? स्लिप रिंग में क्या था, 2 और 2 आपस में कनेक्टेड थे, तो 2' का रिटर्न 2 से ही होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा है, यहाँ से करंट निकलेगा, चलो ये भी प्लस है, इससे भी नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है ये दोनों मिला करके 3 से चले जाए, सिमिलरली ये दोनों मिला करके 3 से चले जाए, कुछ भी हो सकता है, किसी को कहीं से रिटर्न मिल सकता है, कोई अपना रिटर्न कहीं से भी खो सकता है, दैट इज द पॉइंट, है ना। स्क्विरल केस में कहीं से किसी न किसी को अपना रिटर्न मिल जाएगा रिटर्न, तो करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो जाएगा, टॉर्क लग जाएगा। तुम्हारी बात, चाहे आप इसको 4 पोल में रख लीजिए, 6 पोल में, 8 पोल में, कितने भी पोल में हम लोग कर लें, तो ये अपना रिटर्न कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा, और रिटर्न अगर ढूंढ लेगा तो करंट फ्लो कर जाएगा। इसलिए इसका जो एडवांटेज आप लोग नोट्स में लिखे होंगे, पहला एडवांटेज कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कैन एडजस्ट टू एनी नंबर ऑफ पोल्स, कितने भी नंबर ऑफ पोल से कर सकता है। मतलब अगर 2 पोल की मशीन में रखें तो इसकी स्पीड क्लोज टू 3000 होगी, अगर 4 पोल की मशीन में रखें तो इसकी स्पीड क्लोज टू 1500 होगी, अगर 6 पोल की मशीन में रखें तो इसकी स्पीड क्लोज टू 1000 आरपीएम होगी। तो ये अपने आप को एडजस्ट करके करता रहेगा। बात समझ आ गई? ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वह स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइस है ना। हम लोग जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे वो मूव करने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्विच को ऑन करेंगे, स्टेटर अपना मैग्नेटिक बनाएगा, रोटर में इंड्यूस होगा, सॉर्टेड है, कहीं न कहीं से अपना रिटर्न ढूंढ ही लेगा और टॉर्क लगेगा, मूव करेगा। तो इसमें स्टार्टिंग की बात क्यों है, व्हाट इज, क्या इसका स्टार्टिंग का क्या कारण, उसको समझिए। देखिए जो हमने अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, स्टेटर के इंपीडेंस को नेग्लेक्ट करके और पैरेलल ब्रांच को नेग्लेक्ट करके, वो कुछ इस तरह से है। ये सप्लाई वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है ना, इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज वोल्टेज ये है R2-S, आपको पता ही है, रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर और मूवमेंट वाला, और X2- स्टैंड स्टिल लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर साइड। अब अगर रनिंग कंडीशन में हम लोग को पता है स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू 1 होती है और रनिंग में स्लिप की वैल्यू बहुत कम होती है, 1 से काफी कम होती है। तो रनिंग कंडीशन में अगर इंपीडेंस को देखा जाए तो इंपीडेंस क्या होगा, अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही लिखें तो हो जाएगा R2-S प्लस jX2। रनिंग कंडीशन में ये होगा आपको इंपीडेंस, और S की वैल्यू चूंकि बहुत कम होती है इसलिए इंपीडेंस विल बी क्वाइट हाई, है ना। S की वैल्यू, स्लिप की वैल्यू काफी कम होती है इसलिए इंपीडेंस अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो इंपीडेंस अच्छा होगा तो करंट लिमिटेड होगा, रेंज में होगा, हिट वगैरह का या डैमेज वगैरह होने का चांस ज्यादा नहीं है। एक्चुअली में स्टार्टिंग के लिए हम लोग चिंतित क्यों हैं वो आप देखिए जरा। सपोज कि ये सप्लाई है कहीं का और इससे कई सारे ट्रांसफार्मर है ये, और उससे कई सारे घर कनेक्टेड हैं, और उसी बीच में एक आटा चक्की है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, और फिर घर सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो होता क्या है कि रनिंग कंडीशन में इंपीडेंस काफी ज्यादा है तो I2- कम है, और I2- कम होगा, रोटर करंट कम होगा, तो स्टेटर जो प्राइमरी से या सोर्स से ड्रॉ कर रहा है वो करंट भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो करंट ले रहा है ये करंट कम होगा, तो बाकी लोड्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग के समय देखिए जनरल कंडीशन में I2 डैश क्या होगा, V1 अपॉन रूट अंडर R2 डैश बाय S का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर। लेकिन स्टार्टिंग में S की वैल्यू 1 है, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस स्टार्टिंग में हो जाएगा R2 डैश प्लस JX2 डैश हो जाएगा ये। और R2 डैश की वैल्यू भी काफी कम होती है और X2 डैश की वैल्यू भी काफी कम होती है, तो इम्पीडेंस की वैल्यू काफी कम होगी स्टार्टिंग में। और इम्पीडेंस अगर कम होगा तो करंट विल बी क्वाइट हाई, ये काफी कम होगा और उसके कारण ये करंट काफी ज्यादा होगा। और I2 डैश के ज्यादा होने से प्राइमरी करंट भी ज्यादा होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा है तो इससे मोटर को कोई नुकसान है, मोटर को ज्यादा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज डिजाइन फॉर दैट, उतने हाई करंट और उतने हाई हीट लॉस के लिए डिजाइन है, इस पर असर नहीं पड़ेगा। असर क्या पड़ेगा, सो देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं ये लार्ज करंट लेता है सप्लाई से, और यहां से लार्ज, यहां से, तो इसके कारण जब ये स्टार्ट होगा उसके कारण यहां से सप्लाई से लार्ज करंट ड्रॉ होगा। यहां का वोल्टेज अगर भी है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट अगर भी है, तो आपके घर पे भी नहीं पहुंचेगा। वायर का वोल्टेज ड्रॉप, वायर है सप्लाई, उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होकर के आपके घर तक वोल्टेज पहुंचता है, ठीक है ना। और वायर के रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन का ड्रॉप, जितना करंट इससे फ्लो कर रहा है इनटू रेजिस्टेंस। तो जिस समय इंडक्शन मोटर ऑन होता है स्टार्टिंग के समय, क्योंकि इंपीडेंस की वैल्यू काफी कम होती है तो करंट बहुत ज्यादा लेता है, और करंट जब सोर्स से बहुत ज्यादा लेगा तो यहाँ पर जो ड्रॉप है ये ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा। उसके कारण जो अदर जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो वोल्टेज मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। बात समझ आ रही? ये स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लिया, उसके कारण वायर में, ट्रांसमिशन वायर में, जो ट्रांसफार्मर से जो वायर निकल के आया 440 वोल्ट वाला, उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा और आपके घर पे वोल्टेज कम होगा। आप देखते होंगे कहीं अगर आटा चक्की चालू हो या आपके घर में, या हीटर ऑन, आयरन ऑन करते हैं बल्ब डिम हो जाता है ना, मोटर ऑन करते हैं डिम होता है, फिर ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि फिर स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो इम्पीडेंस बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई तो स्लिप घट गया, स्लिप घट गया इंपीडेंस बढ़ गया, इंपीडेंस बढ़ गया करंट कम गया, तो करंट कम गया तो फिर आपका वोल्टेज अच्छा हो गया। लेकिन स्टार्टिंग के समय चूंकि S1 है तो इंपीडेंस कम है तो करंट ज्यादा है, तो यहाँ का ड्रॉप ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको जो वोल्टेज मिलता है वो कम मिलता है। और जैसे कि जो भी आपके यहाँ डिवाइस है, फ्रिज है, टीवी है, हर किसी का एक लोअर वोल्टेज का लिमिट है, इससे कम वोल्टेज नहीं उसको मिलना चाहिए। तो अगर जितना ये करंट ड्रॉ कर रहा है उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसके कारण आपको जो वोल्टेज मिल रहा है वो अगर काफी कम है, आपके डिवाइस के लोअर लिमिट से भी कम है, तो आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है ना। इसलिए हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा ताकि स्टार्टिंग के समय ये उतना हाई करंट न ले, ताकि अदर्स को प्रॉब्लम हो। तो वही हम कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये जो हाई करंट लेगा उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिजाइंड है उस हाई करंट के लिए, इट विल नॉट गेट बर्न्ड। लेकिन दिक्कत किसको है? पड़ोसी को दिक्कत है। होता है ना कि लोग दूसरे के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना उसके सुख से दुखी है, तो उसका मोटर चला आपको प्रॉब्लम होगा, है ना, जो आपका वोल्टेज डाउन होगा, समझ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए ही अलग अलग टाइप के स्टार्टिंग मेथड्स हैं। बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग के समय स्लिप होगा 1, इंपीडेंस होगा कम, ये ज्यादा करंट लेगा, उसके कारण ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप्स होंगे और जो भी घर कनेक्टेड हैं उन सब में वोल्टेज ड्रॉप होगा। और वोल्टेज मतलब काफी कम वोल्टेज में, क्योंकि वायर में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो, घर में कम वोल्टेज मिलेगा, इक्विपमेंट डैमेज होने का चांस। इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो मेथड्स हैं उसके कुछ टाइप्स आप देख लीजिए, और वापस जब थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन उतने देर में अपना काम कर सकता है।
थोड़ी देर के लिए ड्रॉप होता है, फिर जैसे मोटर ने स्पीड पकड़ी, स्लिप कमा, इंपीडेंस बढ़ा, करंट कमा, फिर वोल्टेज एज यूजुअल हो जाएगा। लेकिन उतने देर के लिए अगर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा तो डिवाइस आपका डैमेज हो सकता है। उसके लिए स्टार्टिंग मेथड्स हैं, इसमें स्लिप का भी मेथड है और स्क्विरल केज का भी मेथड है। स्लिप का जो मेथड है, स्लिप में स्टार्टिंग में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, रोटर रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और लोग देखें ना, स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करना, मतलब देखेंगे रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक है, पढ़ना है आपको। स्क्विरल केज के दो मेथड है, एक है फुल वोल्टेज स्टार्टिंग, और एक है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। फुल वोल्टेज स्टार्टिंग को एक और नाम देते हैं DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। और रिड्यूस्ड वोल्टेज के कुछ टाइप्स हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टार डेल्टा, और एक और है स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है, तो ये और ये चार मेथड है, चारों आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे DOL, फुल वोल्टेज स्टार्टिंग। देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड जो है इसको कहते हैं फुल वोल्टेज मेथड। डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड जनरली 10 किलोवाट से कम रेटिंग के मशीन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये कोई मेथड नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें वोल्टेज को घटाते, मतलब किसी भी तरह से कुछ नहीं करते, डायरेक्ट जो सप्लाई है उसको दे देते हैं। क्योंकि रेटिंग कम रेटिंग के मशीन के लिए यूज होता है, तो ये मशीन्स जब स्टार्टिंग में लार्ज करंट लेंगी, है ना, लेकिन चूंकि रेटिंग कम है इसलिए उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेसिडेंस के डिवाइसेस को डैमेज नहीं करेगा। क्योंकि रेटिंग कम है इसलिए लार्ज करंट तो लेगा, वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, लेकिन इतना ड्रॉप नहीं होगा कि किसी भी डिवाइस के मिनिमम वोल्टेज रेटिंग से कम वोल्टेज उसको मिले, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऑनलाइन में जनरली कम रेटिंग के मशीन और जो जल्दी स्पीड पकड़ते हैं, ऑब्वियसली साइज कम छोटा होगा, हल्का होगा, जल्दी स्पीड पकड़ेगा। तो जल्दी स्पीड पकड़ेगा तो स्लिप आपकी जल्दी से घट जाएगी, इंपीडेंस बढ़ जाएगा, करंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है, जो आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज है जैसे 440 वोल्ट, तो वही डायरेक्ट आपके मोटर को मिलेगा, इसमें हम लोग कुछ भी रिडक्शन नहीं करते। हालांकि जब आप एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर देखेंगे, हो सकता है किसी आटा चक्की में मिल जाए, किसी मोटर में मिल जाए, तो उसमें आपको कुछ कुछ दिखेगा। वो एक्चुअली क्या होते हैं, रिलेज होते हैं और सेंसर्स होते हैं, है ना, जो कि हीट को सेंस करके ऑटो ट्रिप करते हैं। जैसे स्टेबलाइजर वगैरह कैसे आपका ज़्यादा लोड होने पर ऑटो कट हो जाता है ना, वो उस तरह के होते हैं। जो ज़्यादा लोड होने पर ऑटो कट हो जाए या ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो तो सेंसर उसको बंद करते, वो होते हैं। लेकिन वोल्टेज को हम रिड्यूस नहीं करते हैं, वो सब प्रोटेक्टिव डिवाइस है, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। ऑटो कट या हीट सेंसर मोटर के प्रोटेक्शन के लिए, वो स्टार्टिंग के लिए नहीं, ठीक है। तो DOL में किसी भी तरह से वोल्टेज को रिड्यूस नहीं किया जाता है, कम रेटिंग के लिए मशीन के लिए यूज होता है, और डायरेक्ट जो सप्लाई है उसको डायरेक्ट मोटर को दी जाती है। यहाँ पर मैंने जो मोटर लिया है उसका जो स्टेटर है वो डेल्टा में कनेक्टेड लिए हैं। आप कैलकुलेशन देखेंगे तो स्टार के लिए भी आप कर सकते हैं। डेल्टा में इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको कंपैरिजन करना है ना, इसका कंपैरिजन करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर से कि इसके कंपैरिजन में उसमें क्या क्या चेंज होता है, और उसको करेंगे फिर स्टार डेल्टा से जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरिजन के लिए एक तरह का लेते चल रहे हैं, डेल्टा लिए हैं स्टेटर, और रोटर तो स्क्विरल केज है, ठीक है, रोटर स्क्विरल केज है, और आपका जो स्टेटर है वो डेल्टा में कनेक्टेड है। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये भी तो लाइन टू लाइन वोल्टेज है। इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज अगर बनाए अप्रोक्सीमेट जो हम लोग बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का होगा, R2 डैश बाई S, X2 डैश, और यहां से करंट कितना होगा I2 डैश। स्टार्टिंग की बात करें तो ST, ये होगा ना I2 डैश ST स्टार्टिंग करंट, और यहाँ पर क्या होगा R2 डैश, ठीक है। तो देखिए I2 डैश ST
रोटर से ही नहीं पास कर रहा है, स्टेटर से भी पास कर रहा है। एक्चुअली में कुछ लीकेज, एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? एक्चुअल तो आपको पता ही है, कुछ इस तरह से होता है, R1 X1 फिर पैरेलल ब्रांचेस, है ना, ये तो पता ही है आपको। ये I2 डैश होता है, फिर ये IE होता है, तो यहाँ का बनता है। लेकिन हमने चूंकि बहुत कम एक्साइटिंग करंट, काफी कम होती है वैल्यू, इसलिए हमने यही करंट ले लिया है, किसका भी, प्राइमरी का भी। तो प्राइमरी से भी करंट क्या होगा? I2 डैश ST, और I2 डैश ST की वैल्यू क्या होगी? ये V1 क्या है? फेज वैल्यू, ये लाइन वोल्टेज का फेज। तो V1 अपॉन रूट अंडर R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर, ठीक है, I2 डैश ST। तो ये जो प्राइमरी से स्टेटर से जो वायर करंट जा रहा है वो है ये, समझ आ रही बात? रोटर से जो करंट है वही हमने स्टेटर से भी माना है, क्योंकि एक्साइटिंग करंट की वैल्यू काफी कम होती है, ठीक है ना, इसलिए जो करंट रोटर से है वही हमने माना है स्टेटर से। अभी मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ एक्साइटिंग करंट ही एक डिफरेंस होगा, ठीक है, बाकी जो ये होगा वही ये होगा, और वो काफी कम होता है, इसलिए यही मान लिया इससे, कैलकुलेशन में आसानी। अब ये तो स्टेटर के प्राइमरी से निकला, स्टेटर के प्राइमरी में क्या करें, स्टेटर से निकला, स्टेटर से करंट कितना है? I2 डैश ST, रोटर से भी कितना है? I2 डैश ST, ऐसा हम मान रहे हैं, हालांकि स्टेटर का करंट उससे कुछ ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन IST कैसे निकलेगा? मतलब जो करंट आप सप्लाई से मंगा रहे हैं वो करंट कैसे निकलेगा? तो डेल्टा में इसको लाइन करंट कहते हैं और इसको फेज करंट कहते हैं, और डेल्टा में सिंस IL इक्वल टू √3 टाइम्स I फेज, है कि नहीं, तो देयरफॉर यहाँ ये इसके सप्लाई से जो करंट ड्रॉ करेगा वो होगा IST इक्वल टू √3 V1 अपॉन रूट R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर। ये होगा जो करंट ये ड्रॉ करेगा, कहां से? सप्लाई से। मतलब जब हमने स्टार्टिंग के लिए कुछ भी नहीं किया, जो वोल्टेज था वो पूरा का पूरा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो स्टार्टिंग करंट कितना है? √3 V1 बाई दिस। अब जब हम लोग दूसरे मेथड्स अप्लाई करेंगे तो कंपेयर करेंगे कि कितना करंट रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि करंट रिड्यूस ही तो करना पर्पस है, करंट रिड्यूस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। स्टार्टिंग में ही हम लोग करंट रिड्यूस करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतना करंट नहीं होता है प्रैक्टिकली 10 किलोवाट से कम मोटर के लिए कि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा कर दे और ये करे। तो ये IST निकल गया। सिमिलरली अगर हम स्टार्टिंग टॉर्क निकालें, एक और चीज है बस, अगर स्टार्टिंग टॉर्क निकालें TEST तो क्या होता है? ये 3 V1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई NS X2 डैश इंटू S अल्फा, लेकिन S तो 1 है, तो R2 डैश बाई X2 डैश बाई 1 प्लस S स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होता है, S1 है स्टार्टिंग में, तो R2 डैश बाई X2 डैश का होल स्क्वायर। फिर से एक बार करें इसको, 3V1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई NS X2 डैश इंटू R2 डैश बाई, यहाँ X2 डैश ऊपर वाले को नीचे ले आए और इसको एलसीएम कर लें तो कितना हो जाएगा? X2 डैश स्क्वायर प्लस R2 डैश स्क्वायर बाई X2 डैश स्क्वायर, तो ये कट गया है ना, और ये और एक और भी कट जाएगा। तो देयरफॉर जो स्टार्टिंग टॉर्क का आपको हो जाएगा DOL, लिख लीजिएगा, IST भी डायरेक्ट ऑनलाइन और स्टार्टिंग टॉर्क भी डायरेक्ट ऑनलाइन, 3V1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई NS इंटू R2 डैश बाई R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर न्यूटन मीटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो डायरेक्ट ऑनलाइन में लगता है वो इतना लगता है। ठीक है, अब हम लोग ये कंपेयर करेंगे अदर मेथड्स में कि अदर मेथड में किस तरह से स्टार्टिंग करंट कम होता है, कितना कम होता है, और स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, इसमें कुछ भी नहीं है,
डायरेक्ट हमने सप्लाई दे दिया, क्योंकि करंट जो ड्रॉ होगा वो लिमिट के अंदर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे अगले क्लास में अदर मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।